देखते देखते इस खास सीरीज के आज हम 10वें एपिसोड पर आ पहुंचे हैं। जी हाँ, बिग ट्रेंड विद एएस यानी कि अतुल सूरी, और उनसे बात करने वाला भी एएस यानी कि आपका अनिल सिंह भी। जी हाँ, हर महीने हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी खास डीप रिसर्च जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाए बल्कि आपको बाज़ार में निवेश करने के लिए, और अगर आपने निवेश कर रखा है तो कॉन्फिडेंट रखने में मदद करें, और आपको कुछ न कुछ ऐसे एक्शनेबल पॉइंट दें जिसके ज़रिए आप अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर बना सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट के विज़न को थोड़ा सा और मजबूत कर सकते हैं। जी हाँ, आज इसी क्रम में इस महीने की इस खास सीरीज में मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाज़ार के जाने माने दिग्गज अतुल सूरी साहब, मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के फाउंडर। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नए साल में पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी, काफ़ी महीनों बाद। इस बार काफ़ी लंबा समय हो गया। मैं समझता हूँ सर, साल के अंत में सब बड़े लोग छुट्टियों पर जाते हैं, तो आप भी गए तो सही भी है। राइटर्स ब्लॉक नहीं, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल आपने जिस तरह से अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए बड़ी वेल्थ बनाई है, और हमारे दर्शकों के लिए नॉलेज की वेल्थ बनाकर आपने जो भर भर के दिए, 2025 में भी वो और आगे बढ़ेगी, कोशिश रहेगी बिल्कुल। और इस कोशिश का पहला परिणाम मेरे सामने है। तो इस बार जो हम करने जा रहे हैं डिस्कशन, वो घरेलू इन्वेस्टर्स का जो पैसा बाजार में आ रहा है ना। इस बार टॉक ऑफ द टाउन पूरा 2025 में यही रहा कि एफआईएस तो बेच रहे हैं, लेकिन हमारे इन्वेस्टर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, हिले नहीं हैं बिल्कुल। लेकिन कब तक और कितना पैसा, कब तक आएगा, कितना आएगा, कब रुक सकता है, रिस्क क्या है, ये सारे सवाल अगर आपके मन में हैं तो आज की रिसर्च इसी पर है। और हर महीने म्यूचुअल फंड्स के डेटा आते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे तो किसी कंपनी में पैसा लगाना है, मुझे मार्केट में पैसा लगाना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। मार्केट है जी, एक तो फ्लोज है, ये एक नंबर होता है जी, लेकिन जो फ्लोज है उसका मार्केट पे इम्पैक्ट करता है। लिक्विडिटी ड्राइव्स मार्केट्स। यस। तो इसीलिए इस लिक्विडिटी का पहलू समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सही कहा, हर महीने एक नंबर आता है, डोमेस्टिक फ्लोज, एसआईपी फ्लोज, खुश हो जाते हैं, अच्छा है, बट दिल में थोड़ा डर भी रहता है। सही बात है कि भैया ये कभी चेंज तो नहीं हो जाएगा। अगर ये बेचने आ गए तो तब क्या, फिर बाजार को कॉल समझाएगा। दूसरी बात है कि जो डालते हैं उनको लगता है कि हम उल्लू तो नहीं बन रहे। एफआई को स्मार्ट मनी गिना जाता है, एफआई बेच रहा है, हम ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि गलत चीज अपने घर आ रही है। तो ये जो सब चीजें हैं, हर महीने ये जो डर और शक रहता है, आज उस कोशिश है कि इसको समझने की कि भैया ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कैसे होगा। और ग्लोबली ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है, ये ग्लोबली हो चुका है, उनसे हम क्या सीख पाएं और उसको हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में यूज करें। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर, जैसा आपका प्रश्न था कि अगर हम समझें कि ये फ्लोज कितने बड़े हैं और किस स्टाइल में आएंगे, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, थीसिस और स्टाइल उसके अकॉर्डिंगली बना सकता हूं। और बिल्कुल, और तब ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई एफआईएस के बेचने से जो डर लगता है, उस डर के बजाय मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, मैं सोचूं अच्छा बेचने आए हैं, गिरेगा, बस तभी मेरा पैसा लगाने का सही समय है। वो थॉट प्रोसेस बदल जाती है। डर से मैं मौके पे आ जाता हूँ, मुझे काम मौका मिलेगा। आइए अब इस मौके पर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, चूँकि आपने अपने रिसर्च में कुछ सालों का एक समय का वो आपने पीरियड लिया है। तो सबसे पहले समझाएं, जो जहाँ से आपने शुरुआत की, मेरे ख्याल से 2007 से, राइट? तो वो पहला पीरियड कौन सा है जिसकी आपने पूरी 2007 से अनिल अच्छा डेटा अवेलेबल है, इसलिए हमने 2007 से किया। डेटा जरूरी है, इंपॉर्टेंट। उससे अगर हम एक 9 साल का टाइम लेते हैं, और मैंने 9 साल क्यों लिया वो आप समझ जाएंगे। 2000 समझिए 2007 से 2015 तक 9 इयर्स का फेज है। करेक्ट। ये अगर आप फेज पे देखें, तो अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो डीआईआई फ्लोज, पहले मैं समझा दूं, डीआईआई फ्लोज मतलब डोमेस्टिक फ्लोज इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक बात। डायरेक्ट इक्विटी कोई नंबर हम नहीं कर सकते, ऑप्शन में लोग कितना करते हैं अपने को कोई समझ नहीं है। ठीक बात है। बट जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा रहे हैं, बिल्कुल, वो एम्फी का बहुत अच्छा डेटा आता है, तो हम वो डेटा यूज कर रहे हैं, दैट इज क्रेडिबल। करेक्ट। तो आप देखेंगे कि भाई इसमें ऐसा है कि कई साल पॉजिटिव आता है, कई साल नेगेटिव आता है। ऐसा नहीं है कि उन 9 सालों में एक कंसिस्टेंसी रही। और सो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप सेकंड कॉलम में देखें, जहां लिखा है क्यूमुलेटिव डोमेस्टिक फ्लोज, अब देखेंगे अगर आप इसका समेशन करें, 9 साल बाद ओनली 19,000 करोड़ का था टोटल। तो यानी क्या है कि सब साल को मिला के, सब साल को 9 साल में खाली 19,000 करोड़। 19। अच्छा, हाँ, तो आजकल ये मंथली रन रेट है।
हाँ 26,000 करोड़ की SIP आ रही है अपनी, खाली SIP आ रही है। तो ये 9 साल में मात्र इतना पैसा आया था। सो आप देखेंगे कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इंडियन मार्केट पे कॉन्फिडेंस था वो कितना कम था। कई साल आता था, कई साल जाता था, तो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इंडियन मार्केट पे। करेक्ट। और तीसरे कॉलम में आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या था मार्केट पे। तो आप देखेंगे कि मार्केट भी बहुत वोलेटाइल था। जैसे 2008 ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस था, 51%, और कहीं कहीं जो डोमेस्टिक फ्लोज आते थे उस साल मार्केट घट जाता था। और ये जो कॉलम था रिटर्न्स का, ये लिंक्ड था FIS के कारण। वो आपको डेटा नहीं देना चाहता, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बट अल्टीमेटली ये जो कॉलम था निफ्टी रिटर्न्स, इसका कंट्रोल किसके पास था? FIS के पास था। तो इंडियन इन्वेस्टर भी कोई हैसियत नहीं थी। नेट फ्लोज 19,000 करोड़, जिस साल वो लेते थे उस साल बाजार कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता था। सो टू से दैट दिस 9 years वाज अ वॉश आउट फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। वेस्ट हो गए, मतलब कुछ ज्यादा नहीं बना। ये गोरे के पूरे ग्रिप में बाजार था उस समय। जो FIS चाहते थे वही होता था, वो बेचेंगे तो बढ़ेगा, वो बेचेंगे तो घटेगा, वो खरीदेंगे तो बढ़ेगा। तो इसीलिए वो हमारी तब से आदत पड़ी हुई है, FIS का डर जो बैठा हुआ है दिमाग में, वो तब से बैठा हुआ है। लेकिन क्या अगले 9 साल भी वैसा ही रहा है? तो अगर आप अगला चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि जो अगला फेड है 2016 से 2024 तक जी। पहली चीज आप देखेंगे कि जो फ्लोज का कॉलम है, बारिंग 2020 जहां पे कोविड था और छोटा सा नेगेटिव है, देयर हैव बीन कंसिस्टेंट पॉजिटिव फ्लोज ईयर आफ्टर ईयर और इंक्रीजिंग। करेक्ट। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव है, ये बढ़ते गए हैं। और द अच्छी बात है कि अगर आप क्यूमुलेटिव अगला कॉलम देखें तो टोटल पैसा जो आया है इन 9 साल में 13 लाख करोड़ है। कहाँ 19,000 और 13 लाख। तो मतलब जो खेल हुआ है वो तो ये 9 सालों में ही 9 सालों में हुआ है। और अगर आप इसको अगले कॉलम से लिंक करें, जो मेरे लिए और आपके लिए एज इन्वेस्टर सबसे जरूरी है, कि जैसे इनके फ्लोज कंसिस्टेंट है, पिछले 9 साल में हमारा कभी किसी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं रहा मार्केट में। और ये तब है जबकि 2020 में कोविड हुआ था और उस समय एक बार मार्केट 40% घट भी गए। इतने बड़े आउटफ्लोज पे 9 साल पहले हमारा मार्केट टूट गया होता। सो आप देखेंगे कि ये जो गेम है, इसलिए मैंने 9 साल में इसे 2 भाग में किया है। पहला जो टेनिस का मैच हो रहा था, बॉल था FI के कोर्ट में, और जो अब जो बॉल है वो है डोमेस्टिक के कोर्ट में। करेक्ट। तो ये मार्केट बहुत चेंज हो गया है और इसको समझना जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे हमने बताया लिक्विडिटी ड्राइव्स मार्केट्स। तो मुझे एक चीज़ बताइए, तो फिर ऐसा 2015-16 में क्या बदला है इंडियन मार्केट के लिए, जिससे कि ये घरेलू फंड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड में हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत बढ़ने लगा है? क्या क्या कुछ बदला है आपके हिसाब से? इसमें मेरे हिसाब से कि बहुत चीज़ें बड़ी हैं, एक सिंगल फैक्टर नहीं है। डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर आपका फाइनेंशियल जनधन अकाउंट्स फाइनेंशियलाइजेशन जो हुआ है, जो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस थे जैसे FD के रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली नीचे आ रहे थे, तो FD रिटर्न बहुत कम थे। रियल एस्टेट में ठंडा गर्म चलता ही रहता था, और एक FI फ्लो का कल्चर आ गया। तो ये जो है मल्टीपल वेरिएबल्स हुए हैं, और ज़रूरी बात है दे आर स्ट्रक्चरल। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप छोटा कोई गवर्नमेंट पॉलिसी करे उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में आता है, बट ये जो चीज़ें हैं इरिवर्सिबल है। फाइनेंशियलाइजेशन है, डिजिटाइजेशन है, इसका इम्पैक्ट। एक मिनट इसको वापस से आप समझाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाली, जरा ये समझाइए। देखिए, बहुत बार मार्केट बढ़ जाता है या इतना चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट ने समझो टैक्स घटा दिया किसी चीज़ में भी, STT कम कर दिया, कुछ भी हुआ, उसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है बाजार पे, बट उसका एक शेल्फ लाइफ है। थोड़े देर बाद वो इसकी इंपॉर्टेंस वो अब्जॉर्ब हो जाता है सिस्टम में, लोग उसको यूज टू हो जाते हैं। करेक्ट। बट जब स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे ये डिजिटल जो है पूरा फ्लो, SIP का, ऑनलाइन ब्रोकिंग, ये जो चीजें हैं ये लाइफ लॉन्ग हैं, इनकी बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं वो एक कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं थे, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। कौन सा पहला आया, किसका क्या इंपैक्ट आया, ये तो अलग एपिसोड की ही बात है, बट इन 3-4 पहलू के कारण आप देखेंगे कि ये जो है मार्केट में एक बदलाव आ गया है। और ये जो सेकेंड हाफ, जब जो बॉल जो डोमेस्टिक के कोर्ट में गया है, उसका कारण ये सब वेरिएबल्स है। बोलते ना, जानते ना जानते अनजाने में ऐसा हो गया। अब तो हम हिस्ट्री को बैठ के उसके बारे में बात करते हैं, बट उस समय तो काफी गाली दे रहे थे जब ये सब चीजें, बहुत तकलीफ हो रही थी। हाँ, कि नोट बदलाना, ये वो झंझट, डिजिटाइजेशन हुआ था, KYC करो, ये करो, वो करो। हाँ, मतलब और लोगों को डर ये कि
हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अब उसका फ़ायदा मिल रहा है। जीएसटी है, ये सब है। तो इन सब फैक्टर्स के कारण क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बिहेवियर चेंज हो गया है, इसीलिए जो स्टोरी पिछले 9 साल की है वो बहुत अलग है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका साइज परखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा ना हो कि 9-10 साल में वापस घूम जाए। क्वेश्चन इज कि ये साइज क्या है, क्या स्ट्रक्चरल स्टोरी है। बिकॉज अगर हम स्ट्रक्चरली स्टोरी को समझे तो फिर हम उससे अपना मार्केट का जो बिहेवियर है वो भी समझे। इस हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो एक तो ये बताएं कि म्यूचुअल फंड जो मंथली फ्लोज आ रहे हैं इसका क्या ट्रेंड है, और दूसरा ये कि फिर ये फ्लोज कितने बड़े हो सकते हैं, दोनों चीज़ में जाना चाहो। अभी तक का ट्रेंड बताएं पहले, ताकि फिर अंदाज़ा लगा सके कि आगे कितने बड़े हो सकते हैं। तो अगर आप पिछले 4 साल देखिए, 12 4 48, 48 में से 46 मंथ्स नॉन स्टॉप एसआईपी फ्लोज बढ़ते गए हैं। अच्छा, 46 महीने से लगातार पॉजिटिव पॉजिटिव। और जरूरी बात यह है अनिल कि पिछले 6 महीने अच्छे नहीं रहे मार्केट के लिए। फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव ही रहा है लोगों का पोर्टफोलियो। करेक्ट। उनमें वी आर सीइंग रिकॉर्ड ऐसे। पहले क्या था, डर था कि बाजार घटता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भागता है, एसआईपीज कट बंद हो जाती हैं, बल्कि अब ये होना बदल गया है। और ये हमारे पिछले 6 महीने दिखा रहे डेटा दिखा रहा है। तो ये जो ट्रेंड है इसका कारण सिर्फ एक रिटर्न्स नहीं है, कुछ स्ट्रक्चरली बदल गया है। मैंने फैक्टर्स बताए, बट ये जो स्ट्रक्चरली बदल गया है और क्या साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जो है इस रिसर्च का क्रक्स है। तो हमने देखा कि अगर आपको समझना है कि डोमेस्टिक फ्लोज कितने हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, एक बहुत सिंपल रिसर्च रेशो है, उसको कहते हैं AUM टू GDP। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो to भी म्यूचुअल फंड के पास टोटल पैसा है और और उसको GDP GDP के साथ मिलाकर देखें। ये दोनों के बहुत अच्छे नंबर है। GDP नंबर गवर्नमेंट देती है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एमफी से मिल जाता है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आप समझ जाते हो कि जो GDP का साइज है उसमें कितना पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहा है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल पेनिट्रेशन कितना है ऑफ जीडीपी होना जरूरी है, बट उसका पेनिट्रेशन कितना है। तो उस रेशो को हमने समझा और देखा कि ग्लोबली कैसे पैन आउट हो रहा है। अच्छा। और इंडिया वहां पे कहां है और इसकी अपॉर्चुनिटी कहां है। ओके, तो जरा इसको समझाएं कि भाई एक तो ये कि भाई आपका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है हिंदुस्तान में, Correct. म्यूचुअल फंड्स में, करेक्ट। और सामने GDP के सामने वो किस तरह से है। करेक्ट। और उसको हमें कंपेयर करना है दुनिया भर में जो बड़े देश हैं, हाँ, जहाँ इक्विटी कल्चर बहुत अच्छा है, करेक्ट, वहाँ लोग इक्विटी में रेगुलरली पैसा लगा, उनके साथ हमें कंपेयर करना है। करेक्ट, जरा करेक्ट। समझाइए इसको। तो आप देखेंगे कि ये नंबर जैसे मैंने कहा एक बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा डेटा पे बैक्ड है। तो अब पहली चीज़ देखिए, हिंदुस्तान जो GDP साइज है, अब ये छोटा सा थर्ड वर्ल्ड कहीं पे लिस्ट में पीछे पहुंची हुई कंट्री नहीं है। ये इसने top 5 में है भाई। इसको UK को क्रॉस किया है, अब जर्मनी जापान को करेगा, तो बस 1-2 साल की बात है। सो वी आर गोइंग टू बी इन द टॉप 3। तो हमें समझना जरूरी है कि ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी कहानी थोड़ी अलग है, बट जब हम उस GDP साइज पे पहुंचे तो हमें कितना बड़ा ये स्टोरी हो सकता है। सो अगर आप ये AUM टू GDP का चार्ट देखेंगे, आप देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे US है, वो बाप है, 65% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप है, बराबर है। बट आप देखेंगे कि उसके बाद कंट्रीज लाइक ब्राजील है, वहां भी बहुत एलोकेशंस है। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, UK, जर्मनी, अनदर कंट्री जापान, ये सब 50-50, 60% AUM टू GDP लेके बैठे हैं। करेक्ट। इनफैक्ट जो ग्लोबल एवरेज है दैट इज एट 65%। ये मतलब AUM जो है वो GDP का 65% है। हाँ। ओके। हाँ, तो ये एक ग्लोबल एवरेज 65% है, ठीक है। हिंदुस्तान कहां पे है आज? कितना? 17 दैट्स इट। मतलब हम 20% भी एवरेज के नहीं है। बिल्कुल। और जबकि हम तो टॉप 5 इतना सब, इकोनॉमी में। और पिछले ये 9 साल की तेजी के बावजूद, इतने फ्लोज के बावजूद भी आज हम 17% पे ही बैठे हैं। AUM GDP बैठे हैं। ग्लोबल एवरेज 65 है। जो कंट्रीज को हम क्रॉस करने वाले हैं वो तो ऑलरेडी 50-60 पे बैठे हैं। हाँ। तो मैं ये आपको शेयर करना चाहता हूं कि मैं अगले महीने की बात नहीं कर रहा हूं, अगले साल की बात नहीं कर रहा हूं, बट ये जो ट्रेंड है ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसका मतलब ये कि ग्लोबल एवरेज 65% है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, राइट। तो हमें एवरेज पे तो होना ही चाहिए मिनिमम।
राइट, Minimum इवेंचुअली होना तो चाहिए। एवरेज तो तब बनती होगी, कुछ बहुत ऊपर भी होंगे, कुछ नीचे भी होंगे, तब एवरेज आती है। तो अगर इस साइज की इकोनॉमी इस रफ्तार से बढ़ रही तो क्या हमें एवरेज के ऊपर नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं अगर आप आउटलायर यूएस भी निकाल दीजिए, हाँ हाँ, और ठीक फिर है। भी एवरेज घट जाएगी, नो डाउट, हाँ। फिर भी इस देश के लिए बहुत बड़ा रनवे है फॉर इन्वेस्टर्स और फ्लोज टू कम। तो आप ये कह रहे हैं अतुल जी कि जो लोग ये सोचते हैं कि रिटेल का यूफोरिया है, इतना रिटेल आ गया, ये जब आ जाते हैं ये टॉप बनाते हैं, पागल हैं, ऐसा है वैसा है, अभी तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये एक हर कंट्री का एक एवोल्यूशन फेज होता है। हाँ, ये एवोल्यूशन, हम तो क्या वो 9 साल का जो डर लेके बैठे हैं, एफआई स्मार्ट मनी, डोमेस्टिक इज डम मनी, बट स्टोरी ये नहीं है स्मार्ट मनी और डम मनी, ये है एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमीज। आप यूएस का अगर मार्केट देखेंगे बिटवीन 1980 और 2000 सबसे सुंदर बुल मार्केट रहा है। डाउ वाज सब 1000 और 10,000 हो गया था। हाँ, 1000 से नीचे 10,000 पहुंच गया। और उसका कारण था उन वहां भी जो फ्लोज थे डोमेस्टिक, 401k उसका कारण था। हम उसको एसआईपी फ्लोज, एक इंडिया में उसकी अलग एक पहचान है, बट द ब्यूटी इज अगर आप उसका जाके देखें प्राइस परफॉर्मेंस, देखिए ऊपर नीचे होगा, नेगेटिव ईयर्स होंगे, नेगेटिव मंथ्स, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, फ्लोज भी नेगेटिव होंगे, बट अगर आप इसको डिकेडल मूव देखें तो आप देखेंगे कि बॉस ये देश में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, और ये शिफ्ट अगर हुआ तो हम एज इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अलग एनवायरनमेंट होगा, नई रियलिटी होगी, और हमें एक नए टेक्निक्स और स्टाइल्स इन्वेस्ट करने तो पड़ेंगे। ये पिछले 3-4 साल में ये आप डेटा देख रहे हैं ऐसा कि हमारे यहाँ ग्रोथ रेट बढ़ी हो, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल। अगर आप अगले स्लाइड पे जाएं तो आप देखेंगे कि हमने 3 कंट्रीज ली है। एक है यूएस, ऑब्वियसली जो बोलते हैं कि इट्स द लीडर इन द वर्ल्ड। दूसरा जर्मनी लिया है। जर्मनी इसलिए लिया है क्योंकि एज अ जीडीपी साइज हम इसे क्रॉस करने वाले हैं बहुत जल्द। अच्छा, और जर्मनी इसलिए लिया है। और दूसरी बात क्या है कि वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है यूरोप का, बिकॉज यूएस के बाद सबसे बड़ी ज्योग्राफी है यूरोप। यूरोप में मल्टीपल हैं, बट आई थिंक जर्मनी एज अ स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट टू स्टडी इन रिलेशन टू इंडिया। तो आप देखेंगे कि ये भी मार्केट्स जो हैं, ऐसा नहीं है एयूएम टू जीडीपी इंडिया में ही बढ़ रहा है, आप देखेंगे यूएस में भी ये बढ़ रहा है, जर्मनी में भी बढ़ा है, और इंडिया में भी बढ़ रहा है, बिकॉज हमारा बेस छोटा है, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा हमारा 277% दिख रहा है, अमेरिका का 75 है और जर्मनी का 64 में। लो बेस इफेक्ट है, और इसीलिए जो है आपको जो यूफोरिया दिख रहा है ये है क्योंकि हम लो बेस है, हम सिर्फ 17% ऑफ एयूएम टू जीडीपी हैं, और दूसरी कंट्रीज ये 60-70% तक है। तो आप सोचिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो स्टोरी है बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, ये सिर्फ हर महीने आप डर जाओगे ऐसा नहीं है, दिस इज गोइंग टू सरप्राइज यू। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो लोग मिस करते हैं, एक तो ये है 17 से जो भी है 60 या 50 जो भी समझिए, करेक्ट, वो है एलोकेशन ज्यादा, बट इंडिया में जीडीपी भी तो बढ़ने वाला है। हाँ, आप ये भी तो सोचिए। हाँ, 5 साल में 4 साल में अगर डबल हो वी गया आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ये जो जीडीपी भी ग्रो होगा, तो मैं आपको उसका बताऊं, जैसे सिंपलिसिटी है कि केक है, ठीक है, वो केक में आज आप 17% आपको स्लाइस मिल रहा है केक खाने के लिए, ठीक है, लेकिन कई सालों में 17 का ये 50 भी हो गया, स्लाइस तो बड़ा हो गया, लेकिन केक भी तो उससे कितना बड़ा हो रहा है। तो आपको डबल फायदा है। तो हाँ, बड़े तो, केक में बड़ी स्लाइस। एग्जैक्टली तो ये सिर्फ आप वो 17% देख रहे हो, आज आप छोटे केक में छोटा स्लाइस देख रहे हो, आगे जाके आप बड़े केक में बड़ा स्लाइस देखोगे, और दैट इज द पोटेंशियल ऑफ डोमेस्टिक फ्लोज। इस हिसाब से इस एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या लगता है कि वी विल हैव लॉन्गर बुल मार्केट्स, स्मूदर बुल मार्केट्स, मोर डोमिनेटेड बाय डोमेस्टिक फ्लोज, और जो एफआई की जो इंपॉर्टेंस है हमारे मार्केट में वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आपने कहा कि ये जो चूंकि पैसा लोकल फंड्स का आएगा उससे हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे एफआईज का डर, एक टाइम आएगा जब डिस्कस भी नहीं करेंगे, आए होंगे यार, लगाए होंगे, ठीक है, सही है, ये भी एक है हमारे मार्केट के, सही है ना। जैसे एक टाइम पे एफआईज इंपॉर्टेंट होते थे, फिर थोड़े लोकल फंड होने लगे, रिटेल का तो कोई मतलब, अब रिटेल इंपॉर्टेंट होने लगा। बिल्कुल, अभी पिछले कुछ दिनों में तो रिटेल ही बेच के निकला है, तो मार्केट की लास्ट में जो हालत खराब है। लेकिन इससे एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, उससे मैं आपसे राय लेना चाहूँ, क्या फिर ऐसे में ये समझा जाए कि इंडिया में वो कंपनियां, वो शेयर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, वो निवेश का अच्छा मौका दे रहे हैं? आप देख ही रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखें इंडस्ट्री वाइज, द बेस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स
पिछले 6 महीने साल में देखेंगे इज एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, कैपिटल मार्केट, एक्सचेंजेस जो हैं, तो ये जो सेक्टर चल रहा है, थीम चल रहा है, जिसके हिस्से में आप भी और मैं भी हूं। करेक्ट। आपका भी चैनल तो रिटेल इन्वेस्टर पे Of है, course, of तो course. आप भी वो 17% की जो पाई बढ़ेगी, आपका ही भी व्यूअरशिप वही है सर। 100%। और मैं बता भी रहा हूँ आपको कि जितने नए व्यूअर्स आ रहे हैं बिजनेस मीडिया देखने के लिए, उसमें मोर देन 90% तो हिंदी में जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि पूरा मार्केट ही वही है आपका। जैसे वो केक का स्लाइस बड़ा हाँ, हो रहा है केक- सर, केक का क्योंकि वो जो 17% है वो इंग्लिश स्पीकिंग आपका बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद वाले हैं, हाँ। लेकिन उसको बड़ा करने के लिए आपको अलग ज्योग्राफीज में जाना पड़ेगा। अच्छा, क्या लेसन्स क्या हैं इससे और इसके अलावा आपके? मेरे हिसाब से कि 2 चीजें हैं हाँ। कि जैसे मैंने बताया कि भैया ये जो इंडस्ट्री है ये बड़ी होगी, हमको जो डोमेस्टिक फ्लोज को फुलिश मनी नहीं समझना चाहिए, हाँ। दे आर गोइंग टू बी द स्मार्ट मनी। और दूसरी बात, क्योंकि वो तो चलो एक धंधे की बात हुई, बट एज एन इन्वेस्टर क्या होगा कि जो मार्केट की करेक्शंस होगी, मुझे लगता है आगे जाते हुए, बिकॉज एट एवरी लेवल ये जो अगर आपके फ्लोज कंसिस्टेंटली मार्केट को सपोर्ट करेंगे, गोरा आएगा, बेचेगा, बुलिश होगा, बेरिश होगा, बजट खराब आएगा, ये पॉलिटिक्स चेंज होगी, वो तो होना ही है मार्केट में, नेगेटिव्स होंगे, बाजार घटेगा, बट एट एवरी लोअर लेवल, बिकॉज के ये जो डेडिकेटेड डोमेस्टिक फ्लोज है, पैसा इज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, तो आपको इस बाजार में चांसेस मिलते रहेंगे। जब भी करेक्शन के उस समय ये डोमेस्टिक फ्लोज जो है दे आर गोइंग टू बी अ बिग सपोर्ट। सो मुझे लगता है कि वी आर हाउ यूएस वाज बिटवीन 1980 एंड 2000, वो वाला टाइम आ रहा है। वो वाला टाइम चल रहा है, चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। चल रहा है। ये बात है कि हम अभी भी ना माइंडसेट धीरे धीरे हो जाएगी सर, बिल्कुल। आज आपने इतने डेटा से कॉन्फिडेंस दिया है, मैं तो हमेशा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को कहते आया हूँ कि तीसरी महाशक्ति है। अब तीसरी से पहली महाशक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जब हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड्स और इनडायरेक्टली एएफ, पीएमएस वगैरह वगैरह, इन सबसे मिलकर जो फ्लोज ला रहे हैं, वो बाजार को आगे दिशा घटते बाजार में अब जब एसआईपी फ्लोज कंसिस्टेंट रहता ये है, सबसे बड़ी चीज़। ये बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टर समझ गया है कि अगर स्टोरी बड़ी है, पैनिक इज अ गुड टाइम टू बाय। absolutely। कहाँ रुके वो पता नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, नेगेटिव्स भी होंगे, फ्लोज नेगेटिव भी होंगे, बट द बिगर स्टोरी जो है ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो अतुल सर, आपको यही समझाने कि हिंदुस्तान की स्टोरी बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड्स का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, और धीमे धीमे जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप ये एयूएम यानी कि म्यूचुअल फंड के पास जो एसेट्स हैं, आपका हमारा जो पैसा है, वो और बढ़ने वाला है। एक वक्त आएगा जब हम एफआईज की बिकवाली से डरेंगे और घबराएंगे नहीं, दुआ करेंगे आज एफआईज बेच के जाए तो शेयर थोड़े सस्ते में मिले, नहीं तो ऊपर लेने पड़ेंगे। ये भी वक्त आप और हम शायद ज़रूर देखेंगे। तब तक आप अपने निवेश के साथ डटे रहिए, बने रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का बड़ा बुल रन चल रहा है और लंबा चलेगा और बड़ा चलेगा। अतुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा रखकर हमारे इन्वेस्टर्स को इस मुश्किल भरे बाजार में कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। इस खास एपिसोड में आज इतना ही। अगले महीने हम आपके साथ फिर करेंगे मुलाकात हमारी इस खास चीज बिग ट्रेंड विद एएस, एक और नई थीम, नई रिसर्च के साथ। नमस्कार।